नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है 19वीं सदी का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। क्या था ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन? ये भारतीयों को जगाने का प्रयास था कि आप अंग्रेजों की दास्ता में हैं, अंग्रेजों के बंधन में हैं और आप उतने भी पीछे नहीं हैं जितना अंग्रेज आपको कहते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि अंग्रेजों ने वाइड वर्डन थ्योरी दी थी, जिस आधार पर अंग्रेजों ने कहा था कि आप भारतीय बहुत पीछे हैं, आप असभ्य हैं और हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हमारे ऊपर वाइड वर्डन है, हम गोरों पर एक वर्डन है आपके आपके लिए कि आपको हम सभ्य बनाएं। इसलिए आपको सभ्य बनाने के लिए आपके हम देश में आए हुए हैं, आपका हम भला करने के लिए आए हैं, अगर संक्षेप में कहें। और ये जो हम कर रहे हैं ना, आपके देश में हम नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, ये सब सभ्य सभ्य बनाने के लिए आपको हम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास भी अंग्रेजों पे करने लगे थे, अंग्रेज तो सच में हमारा भला कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने, आप देखेंगे, यहाँ पे पुल बनाए, रेल लाइन बिछाई, इसके अलावा और भी बहुत अच्छे कानून बनाए, कुछ सिविल सेवा की शुरुआत की और भी बहुत सारे कार्य किए। तो लगने लगा था कुछ उसको। हालांकि जो व्यवस्था थी, जिस तरीके से तत्कालीन भारत का शोषण किया जा रहा था, उसके हिसाब से ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा था ऐसा। तो इस आधार पे आखिरकार जो अंग्रेजों का ये दोहन है, अंग्रेजों का शोषण है, इसको जो साबित करने के लिए, इसको सबके सामने लाने के लिए कुछ लोग उठ के आए, कुछ भारतीय खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, हम तो पहले से ही सब हुआ करते थे, हम तो हड़प्पा सभ्यता से सभ्यता हुआ करते थे। जब आपके यहाँ पे कुछ मतलब इसके अंश भी नहीं थे सभ्यता के, तब हमारे यहाँ एक सभ्यता हुआ करती थी, वो भी नगरीय सभ्यता। इसके बाद में आप वैदिक सोसाइटी देख लीजिए, वेदों में हमारे यहाँ पर ऋग्वेदिक काल में कितने महान वक्तव्यों की बात की गई, कितनी महान सोसाइटी थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में कुछ समस्याएं आ गई, तो हमारा टारगेट रहेगा कि जो ये उत्तर वैदिक काल में जो कुप्रथाएं आ गई थी, कुरीतियां आ गई थी, अब हमें इनको दूर करके खत्म करना है और भारतीय समाज को फिर से हमें आदर्श समाज बनाना है, जैसा ऋग्वेदिक काल में हुआ करता था हमारा। जैसा हमारा, हमें वेदांत का भी उपयोग करना है। वेदांत यानी उपनिषद दर्शन। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों के बाद में लिखे गए थे ये उपनिषद। ठीक है, वेद 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 के बाद अरण्य, अरण्य के बाद उपनिषद। तो ये वेदांत दर्शन को हमें फिर से उद्घाटित करना है, जो भारतीय दर्शन का मुख्य बिंदु है। इसमें अद्वैतवाद अद्वैतवाद को हमें चलाना है, क्योंकि भारतीय हैं जो ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारी देवियों की पूजा करते हैं। तो कुछ कारण ये भी है इनके पीछे होने का। तो हमको अद्वैत दर्शन लाना है, एक निर्गुण ब्रह्म की हमें उपासना करनी है। इसके अलावा भारतीयों को ये विश्वास दिलाना है कि आप पीछे नहीं है, आप सबसे आगे थे पूरे दुनिया में। आपकी जो सभ्यता आगे हुआ करती थी, वो कोई सभ्यता नहीं थी वैसी। तो कुल मिला के ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो भारतीय उपमहादेश था, भारतीय उपमहाद्वीप था, इसको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। कुछ साम दाम दंड भेद हर तरीके से कब्जा किया उन्होंने। कोई भी ऐसी नीति नहीं है जिसका सहारा ना लिया हो। बस अंग्रेज हर नीति को इस तरीके से अपनाते थे, जब तक उनकी ये नीति साथ में रहेगी, जब तक ये नीति उनके संग काम करेगी, तब तक वो काम करेंगे। और जब तक उनकी नीति विरोध में हो जाएगी, जो उन्होंने खुद ही संधि बनाई हुई है, तो उसको फिर छोड़ देते थे। ऐसा उन्होंने बहुत सारे राजाओं के साथ किया, जैसे कि मैसूर के साथ किया, हैदराबाद के साथ किया, मराठों के साथ किया, उन्होंने सबके साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया। बंगाल के साथ भी किया। तो हम देखते हैं अंग्रेज बंगाल में आ जाते हैं 1757 में, 1764 में बक्सर के युद्ध में वास्तविक शक्ति बन जाते हैं। अभी यहाँ पे मराठा एम्पायर होता है, बहुत बड़ा मराठा एम्पायर। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा आक्रामक नीति नहीं अपनाते हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि इस समय बहुत सारी शक्तियां भी होती हैं, यूरोपीय शक्तियां होती हैं, उदाहरण के तौर पर पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। तो इसलिए अंग्रेज बहुत धीरे धीरे प्रसार की नीति को अपनाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे प्रसार करना शुरू करते हैं। फिर कई चरणों में मराठों को हराते हैं, मैसूर को हराते हैं, हैदराबाद को हराते हैं। इस तरीके से फिर अंग्रेज पूरे भारत देश को कैप्चर कर लेते हैं 1858 तक आते आते। कुछ इसमें रियासतें बचती हैं, तो उन रियासतों को बफर क्षेत्र की तरह उपयोग करते हैं और अपने पक्ष में उपयोग करते हैं उन रियासतों का। जैसे होलकर हो गई, सिंधिया हो गई, यहाँ पे राजपूत रजवाड़ा की रियासतें हो गई, ये सब। ठीक है, तो आइए, आज का हमारा विषय है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसके बाद भारत का किस तरीके से विकास हुआ, इसको भी हम देखेंगे। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, तो हम इसकी बात करें तो ये कब शुरू होते हैं? तो ये आपको 19वीं सदी के
पूर्वार्ध से देखने शुरू हो जाएंगे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध से मतलब आपको 1800 के कुछ ही टाइम के बाद 1810-15 से ही 1825 से ही ये रिफॉर्म देखने हो शुरू हो जाएंगे। और ये आपको रिफॉर्म दिखते रहे आपको 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक और 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक ये आपको रिफॉर्म इस तरीके के देखने को मिलेंगे। बहुत सारे विचारक आएंगे जो भारत में जो दर्शन है, भारत की आत्मा है, उसको वापस पुनः अच्छी तरीके से पवित्र करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीयों को एक जागरूकता आए, भारतीयों को कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हो। तो इसमें सबसे पहले जो विचारक थे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं ये हैं राजा राम मोहन राय। इनके बारे में तो बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि ये इनके लिए इनके पास कुछ उपाधियां हैं। आपको पहले ये उपाधियों का ध्यान रखना है क्योंकि ये उपाधियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो राजा राम मोहन राय की कुछ उपाधियों की बात करें तो इनको आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ये आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि इनको क्या कहा जाता है, किसके उपाधि से कहा गया। तो जैसे वो प्रश्न दे देगा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किसको कहकर पुकारा गया भारतीय इतिहास में, तो वो ऑप्शन दे देगा स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये सब उपाधियां आपको पता होनी चाहिए। यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रवाद का पैगंबर, राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक हो जाएगा, आधुनिक भारत का पिता, ये हो जाएंगे। इसके अलावा और हो जाएगा इनके प्रथम आधुनिक पुरुष, प्रथम आधुनिक पुरुष इनको बोला जाएगा और युग दूत भी कहा जाएगा, युग दूत भी इनको कहा जाएगा, युगदूत की उपाधि, ठीक है। इसको ऐसे करिएगा, आधुनिक भारत का पिता, इसको करिए प्रथम आधुनिक पुरुष कर लीजिएगा, आधुनिक पुरुष प्रथम। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इनकी कुछ उपाधियां हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा दी गई। इसमें से एक अकबर द्वितीय नाम के उस समय मुगल सम्राट हुआ करते थे, मुगल राजा हुआ करते थे, उन्होंने इनको राजा की उपाधि दी थी। इनका नाम हुआ करता था राम मोहन राय, लेकिन फिर इनको राजा की उपाधि दी गई अकबर द्वितीय के द्वारा। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। आइए अब इन युग पुरुष की हम देख लेते हैं, चीजें देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या क्या किया भारतीय सोसाइटी के लिए। तो देखिए, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में। इन्होंने सबसे पहले 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, आत्मीय सभा। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये ब्रह्म सभा इसको बोला गया था शुरुआत में, आगे चल के इसको ब्रह्म समाज कर दिया गया, ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ये देवेंद्रनाथ टैगोर आप जानते हैं ये कौन थे, ये गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता हुआ करते थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने विचारों के प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी, इन्हीं के राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर। विवेकानंद जी ने भी इनसे बहुत शिक्षा दीक्षा ली है, देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, टैगोर जी से विवेकानंद जी ने शिक्षा दीक्षा ली है बहुत सारी, जब क्योंकि विवेकानंद भी शुरुआत में ब्रह्म समाज से जुड़े थे लेकिन फिर दूर हो गए इसके बाद। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना, तत्ववेदनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। तो कुल मिला के ब्रह्म समाज के जो इनके मूल्य हुआ करते थे, जैसे एकेश्वरवाद की पूजा, इस सती प्रथा का अंत करना, स्त्री पुनर्विवाह, ये सारे इनके मुद्दे हुआ करते थे। इनको पाने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। ये ब्रह्म समाज तो बहुत ही अलौकिक समाज था, ये बहुत ही अलौकिक सभा थी। आप इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये पहला सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था तत्कालीन भारत का, जो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो
इसकी याद रखिएगा। और बाकी एक और राजा राम मोहन राय के बारे में बात की जाती है, आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। आधुनिक शिक्षा यानी ब्रिटिश शिक्षा के पक्षधर थे। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। आइए इनके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं हम, राजा राम मोहन राय के बारे में। क्योंकि आप देखेंगे एक समय के बाद जो ब्रह्म समाज होता है, ये ब्रह्म समाज विभक्त हो जाता है। इसके अलावा 1821 में 1821 संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके अलावा एक चीज और है, मिरातुल अखबार। एक मिरातुल अखबार नाम का उल्लेख हमें मिलता है, मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार भी इसको बोला जाता है। इसका प्रकाशन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये 1822 में फारसी भाषा का अखबार था। ये फारसी भाषा का अखबार था 1822 में, अपने विचारों का प्रसार करने के लिए। तो ये ठीक है। 1821 में संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया गया। ये भी एक अखबार या पत्रिका इसको मान सकते हैं, पत्रिका थी। इसके अलावा 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा एक डच घड़ी साज डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की? कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में कलकत्ता में। और फिर इसके बाद 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने ही। ये तो सारी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय ने भारत के पुनर्जागरण के लिए, और जो यूरोप में प्रबोधन हुआ था, प्रबोधन का काल हुआ था, यूरोप में पहले बहुत कुरीतियां चलती थी, बहुत ज्यादा परेशानियां हुआ करती थी। फिर इसमें कुछ नए विचारक आए, जैसे रूसो आए, और भी बहुत सारे एडम स्मिथ आए, तमाम विचारक आए। इन सब विचारकों के कारण इसमें यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति आई और यूरोप में नई सोच आई। तो उसी सोच के प्रशंसक हुआ करते, तो इन्होंने भारत में ही प्रयास किया। आखिरकार राजा राम मोहन राय की 1833 में ब्रिटेन में के ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद राजा राम मोहन राय के जाने के बाद यहाँ पे देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज को कुशल नेतृत्व प्रदान करते हैं। उन्होंने 1839 में इसी समाज के लिए, जैसा कि हम बात कर चुके, तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। और इस तत्वबोधनी पत्रिका के माध्यम से अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को प्रोत्साहित किया। क्योंकि अतीत का जब तक हम अध्ययन नहीं जानेंगे ना, तब तक हमको चेतना आएगी नहीं कि आखिर हम क्या हुआ करते थे। तब हमें जब पता चला कि हम भी एक महासाम्राज्य हुआ करते थे, हमारे यहाँ मौर्य जैसे साम्राज्य थे, और हमारे यहाँ क्या क्या था, मुगल साम्राज्य था, इसके अलावा और भी हमारे यहाँ विक्रमादित्य जैसे राजा हुए, तब जाके हमको आभास हुआ बहुत कुछ। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने का उद्देश्य क्या था तत्वबोधनी पत्रिका का, कि अतीत के सुव्यवस्थित अध्ययन को जारी रखना। इसके बाद आगे चल के केशव सेन आ जाते हैं 1862 में। इनके मतलब केशव सेन आ जाते हैं, और 1856-65 में इन दोनों के बीच विवाद हो जाता है, जिसके बाद ये ब्रह्म समाज दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आदि ब्रह्म समाज। केशव चंद्र बहुत ही, जो केशव सेन है ना, ये केशव चंद्र सेन बहुत ही वाक्पटु व्यक्ति हुआ करते थे। इसका मतलब क्या है कि जब बोलते थे ना, तो सभी लोग इनको सुना करते थे। तो इनके साथ परेशानी क्या हुई, क्योंकि इनके विचार ब्रह्म समाज के थे कि बाल विवाह आप नहीं करवाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर अपनी जो 14 साल की बेटी थी, इसका विवाह कूच बिहार के एक राजा से करवा दिया, अपनी 14 साल यानी नाबालिग बेटी का। तो इस आधार पे जो ब्रह्म समाज के लोग थे और केशव चंद्र सेन, इनके मध्य कटुता उत्पन्न हो गई। और आगे चल के जो हम बात कर ही रहे हैं कि आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में ये इसका विभाजन हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज में इसका विभाजन हो गया। जो आदि ब्रह्म समाज है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने इसको संभाला, और जो भारतीय ब्रह्म समाज है या नव ब्रह्म समाज है, इसको केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया। हालांकि ये वाला सफल नहीं हो पाया। फिर इसके बाद जब से इन्होंने ये गलती की केशव चंद्र सेन ने, इसके बाद ये भारतीय इतिहास में गुम हो गए। फिर इनका कुछ अता पता नहीं चला कि आखिर कहाँ चले गए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें थी आदि ब्रह्म समाज के, याद रखिएगा। ये देवेंद्र नाथ टैगोर के अंडर में नेतृत्व में रहा, आगे चल के ये फिर भी गति करता रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ब्रह्म समाज का गठन हुआ। हालांकि केशव चंद्र सेन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने 1872 में
1872 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने के लिए तैयार कर लिया। 1872 ब्रह्म विवाह अधिनियम पास करवा लिया। 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं तथा 18 वर्ष के कम आयु बालकों का विवाह वर्जित कर दिया गया। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से खुद की पुत्री का विवाह कर दिया। इस कारण इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया और आखिरकार इनको ब्रह्म समाज छोड़ना पड़ा। चलिए आगे बात करते हैं हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट पर, और ये मूवमेंट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, ये प्रार्थना समाज क्या है? इसको 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। 1867 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में बुराइयों को दूर करना और समाज में सुधार लाना। इसने क्या किया था? एक ईश्वरवाद की स्थापना पे इन्होंने बल दिया था। एक ईश्वरवाद में क्या था कि एक ही ईश्वर की आप पूजा करेंगे। और वैसे भी हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो एक ईश्वरवाद है इसके हमें तात्कालिक लक्षण तो हमें सबसे पहले वेदों में ही देखते हैं। एकम सतम विप्रह बहुधा वदंती, इस तरीके की लाइन लिखी हुई है। फिर इसके बाद उपनिषदों में तो खास तौर से उपनिषद दर्शन को या एकेश्वर दर्शन को, एकेश्वरवाद को बहुत अच्छे तरीके से उद्घाटित किया। तो इनका लक्ष्य हुआ करता था कि हम एकेश्वरवाद की पूजा करेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। आत्मारंग पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में आरजी भंडारकर तथा महादेव गोविंद रानाडे बहुत महान व्यक्ति थे। गोविंद रानाडे बहुत प्रखर व्यक्ति थे। ये जस्टिस हुआ करते थे। गोविंद रानाडे ने इस संगठन में शामिल हो गए और इस संगठन को बहुत आगे लेके चले। ये जो प्रार्थना समाज है प्रसिद्ध हो पाया, तो इसका श्रेय किसको दिया जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को ही इसका श्रेय दिया जाता है। इनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। इतनी ज्यादा प्रखर बुद्धि थी कि इनको सुकरात की उपाधि दी गई। सोचिए, सुकरात प्राचीन यूनान ग्रीक का दार्शनिक हुआ करता था, तो इसको महाराष्ट्र के सुकरात की उपाधि दी गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि जो प्रार्थना समाज बनने का श्रेय कारण था, इसमें केशव चंद्र सेन के द्वारा जो इनके थॉट दिए गए थे, कि प्रेरणा दी गई थी, वो इसका कारण हुआ करता था। तो ये याद रखिएगा। तो 1867 में रानाडे ने सार्वजनिक सभा की स्थापना भी की। सार्वजनिक सभा कहीं 1870 मिलता है। तो सार्वजनिक सभा की स्थापना की रानाडे ने, और इसका उद्देश्य क्या था? वही कि भारतीयों को आगे लेके जाना है, अछूतों को, दलितों को, पीड़ितों की दशा सुधारनी है हमें, और कल्याणकारी संस्थाओं का हमें गठन करना है। तो ये सार्वजनिक सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। जो रानाडे थे, इनके ही आगे प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की भी स्थापना हुई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सोसाइटी के सदस्यों में कौन कौन था? इसमें तिलक हुआ करते थे, बाल गंगाधर तिलक, महादेव बल्लाल नाम जोशी, विष्णु शास्त्री चिपलंकर। तो ये सब के सभा के सदस्य हुआ करते थे। महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की भी स्थापना की गई, आर्य महिला समाज। और इसकी स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई। इनको अगर वैसे बोला जाए तो पंडिता रमाबाई ज्यादा सही रहेगा। इनका बहुत ही प्रखर महिला थी। इन्होंने, मतलब ये सोचिए, उस समय में महिलाओं को पढ़ना एक अपशकुन माना जाता था, बुराई माना जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और संस्कृत में बहुत मेधा शक्ति इनकी तेज हुआ करती थी, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि दी गई थी, पंडिता रमाबाई जी को। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी रानाडे के शिष्य हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। तो देख रहे हैं आप, रानाडे के शिष्य हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर गोखले जो थे, इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, या राजनीतिक शिष्य हुआ करते थे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। तो आगे चल के ये क्रम चलता जाएगा। ये बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता का जो इंटेलेक्चुअलिटी का क्रम है, ये आगे चल के बढ़ता ही जाता है, रानाडे से लेके गांधी तक। ठीक है, चलिए, ये हमने देखा। आइए अब एक और समाज की बात कर लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए, बहुत काम का है, आर्य समाज। क्योंकि आर्य समाज का बहुत ही विशुद्ध योगदान है, आज भी योगदान है।
सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ब्रह्म समाज और ये सब, इनका अस्तित्व आज उस तरीके से नहीं बचा है, लेकिन आर्य समाज का आज भी अस्तित्व है। आप देखेंगे आर्य समाज के कितने सारे मंदिर होते हैं, हाल फिलहाल में चर्चा में रहता है, क्योंकि इनकी एक शादी की प्रथा होती है आर्य समाज की। इनके कुछ तरीके होते हैं जिसमें क्या आप दहेज नहीं ले सकते हैं, कुछ एक जो पूजा का तरीका भी इनका होता है अपना ही। तो आर्य समाज सबसे विशुद्ध है, सबसे अलग था, अद्वितीय था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने इस समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती जो थे, इनका बचपन का नाम मूल शंकर हुआ करता था। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है आपके, ठीक है। मूल शंकर इनका बचपन का नाम हुआ करता था। तो दयानंद सरस्वती संस्कृत भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार थे और संस्कृत में बात किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदी अपना ली, क्योंकि बहुत से लोगों के द्वारा कहा गया आप संस्कृत में बोलते हैं, लोगों को तो समझ में आता नहीं है, आप विद्वान हैं, सब थोड़ी ना विद्वान हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे 1875 में दयानंद सरस्वती यानी मूल शंकर जी के द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1877 में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? हिंदू धर्म को व्याप्त दोषों को उजागर करना और इनको दूर करना। साथ में इन्होंने एक शुद्धिकरण आंदोलन चलाया। इसमें इसका मतलब क्या था? जो लोग हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में चले गए हैं, वो वापस हिंदू धर्म में अगर आना चाहें तो आ सकते हैं, उनका स्वागत है, उनको वापस हिंदू बनाया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन को प्रेरित किया। इसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ओर लौटो। इसका मतलब क्या हुआ करता था? ये तात्कालिक हिंदू समाज को कहना चाह रहे थे कि आप वापस वेदों की चिंतन की तरफ आइए। ये हमारे जो पिछड़ेपन का कारण है ना, ये आप जो अंग्रेजों की आपने नीतियां अपना ली हैं, अंग्रेजों के युग में आप जो अंग्रेजों ने हमारे लिए पॉलिसी, हमारे लिए काम किए हैं, ये सब परेशानी का सबब है। इसलिए आप वेदों की ओर आइए। इनका वेदों की ओर लौटो का तात्पर्य था कि ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल की ओर लौटो, ऋग्वेदिक काल की ओर लौटो। क्योंकि ऋग्वेदिक काल में ये सब बुराइयां नहीं थी, वहां समानताएं हुआ करती थी। बहुत सारी स्त्रियों को अच्छे खासे बाकायदा सम्मान मिला करते थे, और भी यहाँ पे कोई वैसा शोषण की व्यवस्था भी नहीं थी। तो वेदों की ओर लौटो, इस तरीके से इन्होंने एक नारा भी दिया आर्य समाज ने। तो ये आर्य समाज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दयानंद सरस्वती, बाद में आगे चल के आप देखेंगे जो ये आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती, दयानंद जो सरस्वती हैं, ये स्वदेश और हिंदी का समर्थन करेंगे और कहेंगे भारत भारतीयों के लिए है। इस तरीके की नारे देते हैं और एक तरीके से स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले यही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, भारत भारतीयों के लिए है, इस तरीके की बात बोलते हैं। और ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उस समय देखेंगे तो अंग्रेज हमारे गुलाम बनाना चाह रहे थे। मानसिक रूप से वो एक ऐसे भारतीयों का निर्माण करना चाह रहे थे कि जो चमड़ी से तो काले हों, लेकिन इनकी सोच गोरी हो। लेकिन ऐसे में ये जो विचारक आए, इन लोगों ने इनकी अंग्रेजों की चाल समझी और भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय बनिए। और इन्होंने आगे चल के गोरक्षा आंदोलन चलाया और गौओं की रक्षा के लिए गोरक्षा समिति बनाई। आगे चल के आप देखेंगे गांधी जी भी गोरक्षा की बात करते हैं। गांधी जी गोरक्षा नहीं, बाकी सभी मवेशियों के संरक्षण की बात करते हैं, क्योंकि ये मवेशी होते हैं, ये हमें दूध देते हैं और हमारी विभिन्न जरूरतों को पूरी करते हैं। ऐसे में अगर इनको काटा जाता है खाने के लिए तो ये बुरी बात है। तो गांधी जी भी आगे चल के अनुच्छेद 40 में, जो हमारे है भी अभी डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक तत्व, तो उसके अनुच्छेद 40 में गांधीवादी प्रावधान में मिल जाते हैं, जिसमें मवेशियों की रक्षा की बात कही गई है। तो गांधी भी चाहते थे, दयानंद सरस्वती भी चाहते थे। आज भी देखिए आप, लगातार सरकारें जो मवेशी होते हैं इनके संरक्षण पर कार्य करती है और इसके लिए कई मिशन भी लॉन्च कर रखे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो दयानंद सरस्वती भारतीय समाज के लिए कार्य किया। दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया। स्वराज शब्द सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। आज समाज से सब प्रभावित रहे और इनके विचार से प्रभावित रहे। तो इसके लिए राजनीति के क्षेत्र में इनका मत हुआ करता था आर्य समाज का, बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कई गुना बेहतर होगा, कई गुना अच्छा है। ये इन्होंने बात भी कही थी।
और एक वैलेंटाइन सरोल नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस संगठन को, आर्य समाज को, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। बाकी ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आगे चल के यही बात करेंगे सरोल जी, जो वैलेंटाइन चिरोल हैं या सरोल हैं, ये आर्य समाज के बारे में भी यही बात कहते हैं। तो दयानंद सरस्वती का याद रखिएगा। इनके एक सहयोगी हुआ करते थे लाला हंसराज। तो इन्होंने 1886 में एंग्लो वैदिक स्कूल की शुरुआत की थी। आप लोगों ने सुना भी होगा, ये डीएवी नाम के स्कूल होते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल होते हैं। तो ये स्कूलों की शुरुआत लाला हंसराज ने की थी, दयानंद के सरस्वती के सहयोगी हुआ करते, 1886 में शुरुआत की थी। इसके अलावा एक गुरुकुल कांगड़ी स्वामी श्रद्धानंद नाम के भी व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। इनके ऊपर फिल्म भी आ चुकी है, बहुत ही शानदार है। हालांकि इनकी हत्या कर दी गई थी एक मुस्लिम कट्टरपंथी के द्वारा, जिसका नाम अब्दुल राशिद हुआ करता था। श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दो स्वामी दयानंद के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके दो केंद्र हुआ करते थे। ये थोड़ा पश्चिमी शिक्षा की तरफ इसका रुझान हुआ करता था, और जो स्वामी श्रद्धानंद की शिक्षा है इनका रुझान हुआ करता था भारतीय जो पुराने व्यवस्था थी, पुराने आश्रम हुआ करते थे, उस आधार पे इनका रुझान हुआ करता था स्वामी श्रद्धानंद का। तो ये दो इनकी शिक्षा पद्धतियां भी जो आज भी चलती हैं, आप देखेंगे डीएवी स्कूल आज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय और डीएवी स्कूल, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये हमने देखा कि किस तरीके से आर्य समाज के बारे में हमने देखा। आइए और कुछ आंदोलन को देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें से अगला आंदोलन हम देख लेते हैं, यंग बंग आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन। तो ये जो आंदोलन है इसके प्रवर्तक हुआ करते थे यंग बंगाल आंदोलन के हेनरी लुइस विवियन, और इनके बाद में आपको नाम याद होगा इनको, डेरोजियो। इसको डेरोजियो भी बोलते हैं, डेरोजियो भी बोलते हैं। ये फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे, फ्रांस की क्रांति से। तो आखिरकार फ्रांस की क्रांति आप जानते हैं, इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे बहुत सारे दृष्टिकोण निकल के आए थे, बहुत सारे विचार निकल के आए थे। तो ये बहुत ही प्रभावित थे इस क्रांति से। तो इसलिए इन्होंने एक रेडिकल ग्रुप संगठित किया था यंग बंग के नाम से, और ये 19वीं सदी के तृतीय दशक की बात है। तो आखिरकार इन्होंने समाज सुधार के लिए फिर एकेडमिक एसोसिएशन की भी शुरुआत की, और डेरोजियो जो थे, इन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि आप सत्य के लिए जीने और मरने और सभी सद्गुण अपनाइए, सत्य के लिए जिया करें आप। तो इस तरीके की बात इन्होंने की है। इनके प्रमुख मुद्दे क्या हुआ करते थे? प्रेस की स्वतंत्रता हुआ करती थी, प्रेस की स्वतंत्रता, रैयतों को जमींदारी के अत्याचार से मुक्त करना, इस तरीके की ये सब बातें किया करते थे, और इस तरीके की चीजें इनकी मुख्य भूमिका में हुआ करती थी। तो इसलिए इनको, जो डेरोजियो हैं, इनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रथम राष्ट्र कवि के नाम से इनको उपाधि भी दी जाती है, जो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो हैं। प्रथम राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। ये आप सब चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं एक और आंदोलन पर जो भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें अब हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन का क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस है के शिष्य विवेकानंद, जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद, 14 जनवरी 1863 को इनके जन्म हुआ था। तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम हुआ करता था बिलेह, अगर हम शिशु अवस्था की बात करें। इसके अलावा इनके जो जो युवावस्था थोड़ी सी आ गई थी, किशोर अवस्था आ गई थी, इसमें इनका नाम नरेंद्र हुआ करता था। और फिर इसके बाद इन्होंने खुद का नाम विवित्सानंद कर दिया, विवित्सानंद कर दिया। और इसके बाद लेकिन जो खेतड़ी के महाराज थे, जब इनको शिकागो जाना था, तब इनका नाम विवेकानंद करवा दिया उन्होंने। तो इस तरीके से आप देखेंगे विवेकानंद, किस तरीके से इनका नाम विवेकानंद हुआ। तो इनके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से इनकी जीवनी लिखी हुई है नरेंद्र कोहली जी ने, अब इस दुनिया में नहीं है। इन्होंने तोड़ो कारा तोड़ो लिखी हुई है। तो तोड़ो कारा तोड़ो किताब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई सारे इसके खंड हैं, और बहुत शानदार जीवनी है विवेकानंद जी की। तो ये
आप चाहें तो पढ़ सकते हैं आगे चल के, तो इसमें ये सारा पूरा वृतांत मिलता है विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित। तो क्या हुआ था, तो विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के निकट, कलकत्ता के समीप इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआत की थी। और इसके बाद ये रामकृष्ण मिशन जो था, ये इसका लगातार उद्देश्य रहा कि भारतीय पुनर्जागरण को हमको लाना है और भारत में एक नई ज्योति जगानी है। क्योंकि आप देखेंगे 1893 में शिकागो सम्मेलन में विवेकानंद जी जो हमारा वैदिक चिंतन था, वेदांत चिंतन था, इसको उद्घाटित कर चुके थे। वेदांत चिंतन का मतलब आप समझ गए हो, उपनिषद का चिंतन, इसको उद्घाटित कर चुके थे और इसके बारे में एक व्यापक समझ विकसित कर चुके थे और बना भी चुके थे दुनिया की। तो इस तरीके से भारत को बहुत लाभ हुआ था इस 1893 की शिकागो सम्मेलन से, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा ख्याति हो गई थी। तो आगे चल के आप देखेंगे तो 1897 कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा जो विवेकानंद जी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। ये माना करते थे कि भारत एक ऐसा होना चाहिए जिसके मस्तिष्क में वेदांत का मस्तिष्क हो, जिसका भारत की उन्होंने जो दर्शन है इसके पूरे शरीर की एक संज्ञा देके उन्होंने कहा था कि भारत का दर्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका मस्तिष्क भारत का वेदांती मस्तिष्क हो, मस्तिष्क वेदांती चिंतन वाला होना चाहिए। इस तरीके से उन्होंने बात कही थी। इसके अलावा उन्होंने जो आध्यात्मवाद और भौतिकतावाद था, पश्चिम में भौतिकतावाद था और भारत में आध्यात्मवाद था, इसके मध्य एक संतुलन बनाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने इसके बारे में कहा, उन्होंने कहा यदि पश्चिम के भौतिकतावाद एवं पूर्व के आध्यात्मवाद का सम्मिश्रण कर दिया जाए तो मानव जाति की भलाई में के लिए सर्वोत्तम होगा। तो उन्होंने दोनों के सम्मिश्रण में बात कही। एक तरीके से अगर हम बात कहें कि पूरी जो बातों का स्कोर निकालें तो इन्होंने कभी भी अतियों से बचने के लिए हमेशा कहा है और मध्यम मार्ग चुनने के लिए इन्होंने हमेशा कहा है। मध्यम मार्ग एक तरीके से चुनने के लिए कहा है, इन्होंने अतियों से बचने की सलाह दी है। हालांकि आप तोड़ो का तोड़ो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं पर हालांकि इनके जीवन में जो चीजें थी उसमें अतियां हो जाया करती थी, हालांकि लेकिन वो एक अतियां वो उनके व्यक्तिगत जीवन था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो भलाई है, लोगों की भलाई है, इसके लिए इन्होंने हमेशा ही एक ऐसा मार्ग चुना जिसमें ज्यादा भला हो सके मानवता का। तो बाकी आप देखेंगे जब रामकृष्ण परमहंस को बीमारी हो जाती है तब भी इनका उसमें उनमें विश्वास नहीं दिखता है और उनके झूठा भोजन तक ये कर लेते हैं। उनको टीबी की बीमारी हो जाती है जहां तक लगभग, तो तब भी ये उनका झूठा भोजन कर लेते हैं। तो आप देखें कि महान व्यक्ति हैं, बहुत महान व्यक्ति थी। तो इनको स्वामी जी को, स्वामी विवेकानंद को नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। तो ये भी आपके लिए याद रखने का एक विषय, क्योंकि स्वामी जो सुभाष चंद्र बोस थे स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करते थे। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कुछ किताबें लिखी। इन्होंने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन 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 ये बंगाली में है। ये जो पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन किया है। इसके अलावा इन्होंने राजयोग, ज्ञान योग और कर्म योग, इसके अलावा वेदांत फिलॉसफी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ये भी आपके लिए याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, आपको विवेकानंद के बारे में भी उनका जानना, उनका संवेदना के स्तर कैसा था, तो इसके लिए ये याद रखिएगा। इन्होंने कहा था एक बार, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है। ये आपको दिखाएगा कि किस तरीके से विवेकानंद जी सोचते थे इस भारतीय समाज के बारे में। आइए बात करते हैं एक और उस समय के समाज पर, थियोसोफिकल सोसाइटी पर। थियोसोफिकल सोसाइटी पर बात करते हैं। यह सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम हेलेना ब्लात्स्की और कर्नल हेनरी स्टली आलकॉट ने की थी इसकी स्थापना। ठीक है, 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी का जो कार्यालय था इसको अड्यार मद्रास में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय इसका खोला गया। 1889 में इसमें एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। एनी बेसेंट आप जानते होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण
महिला थी ये एनी बेसेंट, जो इसकी सदस्य बनी और 1893 में भारत आई सोसाइटी का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया इन्होंने 1893 में। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था एनी बेसेंट जी का, इसमें बहुत इन्होंने कार्य किया। आगे चल के देखेंगे भारतीय आंदोलन में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। जो एनी बेसेंट है ये भारतीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ना कि पहली भारतीय महिला, प्रथम अगर भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट जी। तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ये सुधार आंदोलन हुए तत्कालीन भारत में। इसमें कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन भी हुए, जिसमें से आप देखेंगे अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, इसमें से क्या हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन। ये अलीगढ़ आंदोलन आप देखेंगे सर सैयद अहमद खां शुरू करते हैं, और इनका होता है कि एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करना, जो मुस्लिम है उनको ऐसा उनका ब्रेन डेवलप करना कि थोड़ा सा उनके साइंटिफिक ब्रेन हो जाए, ना कि पूरी तरह धार्मिक रहे। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी कुरीतियां थी, जैसे कि पीरी मुरीदी प्रथा, इसके अलावा दास प्रथा थी, और भी बहुत सारी समस्याएं थी। इनको उन्होंने दूर करने के लिए कहा मुसलमान से, और मुस्लिम धर्म में जो उनका प्योरिटी है उसको लाने का प्रयास किया। इन्होंने इनका प्रमुख कार्य है, कुरान पर इन्होंने एक टीका भी लिखी हुई। टीका मतलब टीका टिप्पणी का अर्थ ऐसा समझिए, कुरान पर टीका लिखना भी था इनका मुख्य कार्य। इसके अलावा इन्होंने एक मुख्य पत्रिका भी लिखी, तहजीब उल अखलाक, इस तरीके से एक मुख्य पत्रिका भी उन्होंने लिखी। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप आगे चल के देखेंगे तो आपको देवबंद आंदोलन देखने को मिलेगा। देवबंद आंदोलन, हालांकि जो ये आंदोलन था बाद में इसने थोड़ा सा सांप्रदायिक रूप ले लिया, लेकिन इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम नौनोतवी और रशीद अहमद गंगोही के द्वारा की गई थी। 1866 में से आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ आंदोलन थे, तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भारतीय समाज में आंदोलनों की बात करें तो सत्यशोधक समाज हो जाएगा, जिसकी स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। जो इनकी पत्नी थी ज्योतिराव फुले, तो ये भी इनकी पत्नी थी जो ज्योतिराव फुले जी की, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण महिला थी। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी किताब भी इन्होंने लिखी हुई थी। तो ये कुल मिला के तत्कालीन भारत के कुछ धर्म सुधार आंदोलन थे। इसमें सिख धर्म सुधार आंदोलन जैसे निरंकारी आंदोलन था, कुका आंदोलन था, ये भी महत्वपूर्ण रहे। इसके अलावा पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी उस समय हुए, और इसमें पारसी धर्म सुधार आंदोलन में आप देखेंगे नौरोजी, फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, इन सब के द्वारा बहुत सारी पत्रिकाएं निकाली गई, जिसमें से एक पत्रिका नाम है राष्ट्र गुफ्तार नाम की एक पत्रिका है, जो फेमस पत्रिका है। इसमें एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, एक पत्रिका ये निकाली गई थी। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य किए गए पारसी धर्म के द्वारा अपने धर्म में सुधार के लिए। कुछ इसमें जो उस समय की मैरिज हुआ करती थी, बाल विवाह जैसी प्रथाएं हुआ करती थी, इनको दूर करने के लिए कुछ एक्ट लाए गए, जिसमें से सिविल मैरिज एक्ट था। सिविल मैरिज एक्ट एक समय का, या इसको नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, ये सब 1872 का था। इसमें जो विवाह की लड़कियों की न्यूनतम आयु थी, इसको 14 साल और लड़कियों की आयु 18 साल कर दी गई, और बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया इसमें। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से, सिविल मैरिज एक्ट के माध्यम से। आगे चल के एक सम्मति आयु अधिनियम आया 1891 का। इस एक्ट के माध्यम से पारसी जो थे बहराम जी मालावारी, इनके प्रयासों से ये पारित हुआ, मालावारी के प्रयासों से, और इन्होंने सम्मति आयु एक्ट पास करवा लिया। इसके बाद में इसमें न्यूनतम आयु थी लड़कियों की 12 वर्ष रखी गई, 12 वर्ष यहाँ पे की गई। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा एक और है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का, इसको शारदा एक्ट कहा जाता है, क्योंकि आप देखेंगे एक शिक्षाविद हुआ करते थे डॉक्टर हरविलास शारदा, इनके प्रयत्न से पारित हुआ था। इसके लिए इसको शारदा एक्ट कहा गया है। इसमें लड़कियों की आयु जो थी 14 वर्ष रखी गई, और लड़कों की आयु शादी के लिए 18 वर्ष
निर्धारित कर दी गई और स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार ने 1978 बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया, जिसमें लड़कियों की आयु कम से कम 18 वर्ष और लड़कों की आयु 21 वर्ष रखी गई। हालांकि इसके लिए अब भी चर्चा चल रही है और आप देखेंगे वो एक कमेटी भी हाल फिलहाल में पारित हुई है जो लड़कियों की आयु 21 साल करने के पक्ष में है। हालांकि देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये आप याद रखिएगा, ये प्राचीन इतिहास की चीजें हमारे लिए, ठीक है। शारदा एक्ट आप याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से प्राचीन भारत में धार्मिक और सामाजिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कार्यरत होते हैं और ये सभी आंदोलनों का सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, ये कि पूरी सोसाइटी को परिवर्तित करते हैं और सोसाइटी में एक जन चेतना लेके आते हैं। लेकिन ये आपके लिए यहाँ पे जानना महत्वपूर्ण है, जो निम्न वर्ग हुआ करता था तो वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाया। हालांकि जो उच्च वर्ग हुआ करता था, मध्यम वर्ग हुआ करता था, वही इन आंदोलन से प्रभावित हुआ और उसी के अंदर काफी स्तर तक चेतना आई। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग थे, ये निम्न वर्ग के लोग निम्न वर्ग के ही रह गए। आगे चल के आप देखेंगे जब गांधी जी आ जाएंगे तब इन निम्न वर्ग के लोगों में चेतना लेके आएंगे और आगे चल के अम्बेडकर इस चेतना को और ज्यादा आगे लेके जाएंगे। तो ये चेतना जो निम्न वर्ग के अंदर है ये आगे ही आएगी। लेकिन ये जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था ये फिर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आंदोलन के कारण बहुत सारे एक्ट पारित हुए और भारतीयों के मन में एक जो चेतना थी इसका संचार हुआ और इसी चेतना का लाभ हमें वर्तमान में आज तक मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण सेशन था, याद रखिएगा इसके बारे में। मिलते हैं अब हम एक नए सेशन के साथ अगले लेक्चर में। नमस्कार।